अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और आज के दिन का अच्छा सा आगाज कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, हम आ चुके हैं आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए। और आज का शो भी जैसे हमने पूरे वीक में आपके साथ टैलेंट्स की मुलाकात करवाई है, हमने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ जो है वो शेयर की हैं, इसके साथ साथ अपनी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात की है, उस पर भी हमने बात करनी है आज के शो में। लेकिन सबसे पहले आज जुम्मा है जनाब, सैयदुल अय्याम है। एक रिमाइंडर छोटा सा मैं आपको ज़रूर दिया करती हूँ, वो ये है कि आज के दिन में कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन में कबूलियत की एक घड़ी ज़रूर होती है। तो आपने दुआएं बहुत सारी करनी है अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी, कि जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ आसानियाँ हो, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए आपने दुआ करनी है। तो आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ हमने कर लिया जी आपके साथ। और अली आपकी एक्साइटमेंट जी, मत भूलिएगा क्योंकि आज आप मुबारकबाद दें वीकेंड की। आज आप जरा चार्ज नजर आ रहे हैं मुझे वीकेंड की, मुझे लगता है आपको ज्यादा खुशी है क्योंकि वीकेंड पूरे दिन की, पूरे हफ्ते की आपकी मेहनत जो है उसके बाद आता है। और ये वीकेंड जो है इसकी भी भरपूर तैयारी करनी पड़ती है पहले से। अगर यू डू नॉट हैव अ प्लान तो आप वीकेंड उस तरह से नहीं मना सकते। मेरा तो प्लान ये है कि पॉपकॉर्न्स लेकर जो हमारा टेस्ट मैच है वो देखेंगे मुल्तान में जो होने वाला है। और टेस्ट मैच को देखने के लिए अगर आप लाइव जा सकते हैं, स्टेडियम में जाके देख सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। तो जरूर जाइए। वेस्ट इंडीज हमारी मेहमान टीम है, वो दूसरा मैच जीतने की भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे और उसके साथ हम भी स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं। तो जनाब मेरा बता देंगे अभी आप, हमने आगे चल के डिटेल में बात करनी है क्रिकेट पे, हमने सारा कुछ, और हमने डॉक्टर ऑफ क्रिकेट से बात करनी है जनाब इसके ऊपर। तो जनाब ये थी ओवरऑल हमारी जो शो की थोड़ी सी हाईलाइट्स हमने आपको दे दिया आगाज में। जरा बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। जनाब आज बड़ी खबर आ गई है। मुज़ाकरात का अमल जारी था, 3 दौर मुकम्मल हो चुके थे और चौथे दौर की अब बात करेंगे जिसको रोक दिया गया है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तहरीरी तौर पर जवाब देने के लिए इजलास कर रही थी कि अचानक से तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जारी रहें और मामलात आगे बढ़ें, मगर अफसोस की बात है कि 7 दिन में हुकूमत ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। शायद सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज्यादा है कि इससे बर्फ नहीं पिघल सकी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया है, इसलिए आज से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आज़ाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू करेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तलाफात की जो ठंडक है वो ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ हों। तो मुज़ाकरात कॉल ऑफ करेंगे। इस पर तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह कहा कि हमारे ख्याल में 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे थे और स्पीकर को 28 जनवरी की तारीख भी दे चुके थे। पीटीआई हमारा जवाब तो सुन लेती। कमीशन बनाने में हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं। मुकर्ररा वक्त से 5 दिन पहले मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान क्यों किया गया? तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नज़रसानी करे। वो जिस बेताबी से आए थे उसी भी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें। हमारी अपील होगी कि वो इस पे ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। हम इसलिए कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की स्पिरिट के मुताबिक, जमहूरियत की स्पिरिट के मुताबिक, गिव एंड टेक की स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहते थे। अब आपने अचानक यकायक में ये पैगाम दे दिया है। मैं समझता हूं कि उन्हें इसे रिकंसिडर करना चाहिए। इस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था कि कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले तो अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं है, मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात का खात्मा किया है। ये एक्सक्यूज़ ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए।
यानी उन्होंने इतराफ़ जुर्म जो है वो किया है, लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं, और कन्फेशंस के बाद कि हमने उस दिन किया है, किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है, ये मुझे कोई बताए। तो जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, कैसे हैं आप? जी जी वालेकुम। शौकत यूसुफजई साहब, जिस तरीके से मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जिस तरीके से पेश रफ्त हो रही थी, उसके बाद अब कॉल ऑफ करने का कह दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जिस तरह से सेनेटर इरफान सदीकी कह रहे थे कि नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो कोई ऑप्शन है अभी भी, कोई लचक देख रहे हैं, या फिर कॉल ऑफ का मतलब कॉल ऑफ ही है? शौकत यूसुफजई साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मेरा आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, पूरा महीना गुजर गया और कोई रिजल्ट नहीं आया, ना ही कोई नतीजा निकल रहा था, सिवाय इसके कि जो ख्वाजा आसिफ अभी जो कह रहा है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, उस वक्त भी यही कहता रहा कि जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। और ये क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, पहले ये बताएं। तो इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्या, वक्त ज़ाया किया इन्होंने। हम मुज़ाकरात हम कहते रहे कि जब हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमने किसी को कोई एनआरओ नहीं चाहिए, ना कोई, सिर्फ हम मुल्क के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से आप बात करें और कमीशन बनाएं। देखिए, ये एक अजीब इनका मंतिक है कि जी सजाएं हो गई हैं, अब क्या जरूरत है। भाई, सजाएं जो हो गई हैं तो वो तो लोगों को हो गई है ना। लेकिन ये जो पूरी पार्टी को अपने दीवार से लगाया है कि जी 9 मई का वाकया आपने किया है, तो इसका कौन जवाब देगा? बिल्कुल। तो लेकिन शौकत साहब, जवाब देने के लिए तो मुज़ाकरात हो रहे थे, आपके मुतालबात पे ही तो गौर किया जा रहा था। 28 जनवरी का अगर हुकूमत ने वक्त मांगा था तो 3 दौर पहले आप तहरीरी तौर पर जवाब देने में भी दूसरा दौर जो है उसकी नौबत आ गई थी। तो क्या वेट नहीं किया जा सकता था? चंद दिन तो रह गए थे, तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है? नहीं, वो तो चंद दिन की तो खैर बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारे जो 2 मुतालबात थे ना, ये तो बड़े क्लियर थे, बच्चों को याद आ गया था। जब इन्होंने रिटर्न मांगा, जिस दिन हमने रिटर्न दिया इनको, आपको याद होगा, उसी दिन उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसको नो समझे। अगर आप देखें ना, जो राना सनाउल्लाह और उसने जो राना सनाउल्लाह साहब और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये नहीं हो सकता, इसको ना ही समझे। तो जब ना ही समझे तो फिर हम पागल हैं कि इनके पीछे पड़ते रहे खामखा। और ये दावे, झूठे दावे करते हैं कि जी अब मईशत बेहतर हो गई है, मईशत ये हो गई है। अभी जाके आप, यानी आप अंदाजा करें कि 2 सालों में 27,000 अरब का कर्जा लिया इन्होंने, और ये दावे अभी कर रहे हैं कि मईशत ठीक हो गई है। अच्छा, मईशत कैसे ठीक हो गई? कि अभी वजीर खजाना कह रहा है कि मशरिक वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब हम और कर्जा ले रहे हैं। तो आप कहाँ से आपकी मईशत ठीक होगी? आप सिर्फ कर्जों पे मुल्क चलाना चाहते हैं। हम तो इसीलिए कह रहे थे कि मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, लोग पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो अब ये बताएं कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? अब आप क्या सोच रहे हैं कि अब मुज़ाकरात अगर ख़त्म कर दिए गए हैं तो दूसरी ऑप्शन क्या है? देखिए, हम अपोजिशन है, दूसरा ऑप्शन डेफिनेटली एहतजाज ही होता है, और क्या होता है। तो शौकत साहब, दमादम मस्त कलंदर वाला ऑप्शन अब यूज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? सड़कों पर ही आएंगे या कोई और प्लान भी है? ये दमादम मस्त कलम, ये पीपल्स पार्टी का वो है, नारा है हमारा। देखिए, हम तो पुरअमन साहिबजादा हामिद रजा ये कह रहे थे कि अब तो फिर दमादम मस्त कलंदर ही होगा। तो देखें, जो भी नाम दे, एहतजाज तो होगा। और आपको पता है, जब हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो 2 दिन पहले से ये पाकिस्तान को बंद कर देते हैं। तो क्या होगा फिर मुल्क? अच्छा, लेकिन शौकत साहब, पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अब हम पार्लियामेंट का रुख करेंगे, और 26 नवंबर के बाद हमने देखा कि पीटीआई की जो हिकमत अमली है उसने पार्लियामेंट का रुख किया था। अब फिर से सड़कों का रुख कर रहे हैं। कुछ हिकमत अमली वाज़े दिखाई नहीं दे रही है। मुज़ाकरात में भी 2-4 दिन थे, चलें एक स्टेटमेंट तो चला गया पीटीआई की जानिब से कि उनके मुतालबात नहीं माने गए तो मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन अगर वेट कर लिया जाता है, जवाब तहरीरी तौर पर हुकूमत भी देने वाली थी, तो उस सूरत में जो ये अमल था ये जारी ना रहता? नहीं, तो हुकूमत ने जो कुछ लिखा है या इनके जहन में कुछ है वो पब्लिश कर देना। वो क्या कह रहे हैं उन्होंने, उनका तो हमने सुन लिया था हफ्ते 3-4 दिन पहले। उनकी जो उनका जहन हमने पढ़ लिया था कि ये दूसरी ये कि मुसलसल रऊनत, मुसलसल तकब्बुर, इससे कि जी देखें ये तो आप
एनआरओ मांग रहे हैं, आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आप जारी रखें मुज़ाकरा? सही। मतलब ये कि आप देखें कि ये कोई तरीका तो नहीं है ना। ये पीएमएलएन का पुराना वतीरा रहा है। सही। जब ये मुश्किल में होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं, जब इनको आप खुद कहते हैं कि जी आ जाए बैठते हैं तो फिर ये रऊनत दिखाते हैं। आप ख्वाजा आसिफ की जो तरीका देखें, जैसे पता नहीं पाकिस्तान यही चला रहा है। किस तरह वजीर दिफा है, ये किस तरह की बातें करता रहा है। चले अपोजिशन है और पूरी दुनिया को पता है कि सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है तहरीक इंसाफ, सबसे पॉपुलर जमात है। आप उसको कैसे नजरअंदाज करते हैं? Right. पावर है हमारे पास। आज भी हम मुजाहरा क्या ये कहते हैं कि अब लोग नहीं निकलेंगे। ये आप देखें ना, अगर हम आज भी हम मुजाहरे का ऐलान करेंगे, आप देखें लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। चले और शौकत यूसुफ भाई साहब, दूसरी जानिब एक ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन जमातों का बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से बताइएगा, उसकी सरबराही कौन करेगा? इस बार मौलाना फजल रहमान को भी शामिल किया जाएगा? क्या आगे की सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं आप कि क्या होने जा रहा है? देखिए, इस वक्त ये बहुत लाजमी हो चुका है कि जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बने, क्योंकि इस हुकूमत के पास ना तो कोई मैंडेट है ना कोई है। ये सिर्फ डंडे के जोर के ऊपर बैठे हैं और मुल्क को चला रहे हैं कर्जों के ऊपर, और ये मुल्क तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो कहते हैं ना उड़ान पाकिस्तान, सुबह हम शुरू कर रहे हैं उड़ान पाकिस्तान को। देखें, जब आपके पास अपने वसाइल होंगे तो आप उड़ान पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। बिल्कुल। आप तो कर्जे ले लेके आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। 1 रुपए का आपने कभी अभी कोई रिलीफ दिया है आवाम को? अब हमारी मईशत ठीक होती तो आवाम को रिलीफ मिलता। आज आप तो न चावल की कीमत कम कर सके, न घी की कीमत कर सके, न दालों की, तो आवाम तो बेचारे अभी भी रुल रहे हैं। बिल्कुल। आपने पंजाब के एमपीएज और मिनिस्टर की तनख्वाहें बढ़ा दी, जैसे कि वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बिल्कुल शौकत साहब, इसमें दूसरी राय तो नहीं है कि जो इसके समरात हैं अभी तक आवाम तक नहीं पहुंचे हैं, उड़ान पाकिस्तान हो या कोई और पॉलिसी हो। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। इस हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने। प्रोफेसर साहब, बहुत माजरत, आपको वेट करना पड़ा। शौकत यूसुफ सईद साहब से गुफ्तगू हो रही थी, अब आपने भी सुन ली उनकी गुफ्तगू। क्या कहेंगे जो हिकमत अमली PTI ने अपनाई है और अचानक से कॉल ऑफ कर दिए मुज़ाकरात, आप देखते हैं कि इस टाइम पर, इस मौके पर उनको कोई फ़ायदा पहुंच सकता है कॉल ऑफ करने से? इसमें मैं समझता हूं कि एक तातुल आया है, लेकिन मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुए, तो ये दोबारा रिज्यूम होंगे। इसमें 2 सूरत हाल ऐसी हैं कि एक तो हुकूमत ये समझती है कि वो कंफर्टेबल और सिक्योर पोजीशन पे है, तो उन्हें कोई उजलत नहीं है, और वो इसमें से टाइम बाय कर रहे थे और उन मुतालबात में कोई वाज़े पोजीशन नहीं ले रहे थे। और दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है वो समझती है कि उसको के पास इतना वक्त नहीं है, उन बानी PTI जेल में है, उनके सियासी कारकुन जेल में है और उनके ऊपर इब्तला है, तो इन चीज़ों से के ऊपर जल्द ही कोई फैसला होना चाहिए। तो इस वजह से ये बज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ वक्त के बाद ये दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को भी, जो इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने का 1 साल पूरा हो रहा है, इस पे भी कोई सियासी पावर शो करना चाहती है। तो जहां तक जुडिशल कमीशन का मामला है और जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, तो अगर कन्फेशन हो गए हैं तो जुडिशल कमीशन में भी वही सजा बरकरार रहेगी ना। तो इस पे आपको हुकूमत को गैर जरूरी तौर पे इस पे एक पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि एक दिन गवर्नमेंट भी मान जाएगी कि वो जुडिशल कमीशन बनाने पे रजामंद हो जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अच्छा, ठीक है। तो प्रोफेसर साहब, जिस तरह से सेनेटर इरफान सिद्दीकी एक जानब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात जो ख़त्म करने का ऐलान किया है वो बड़ा गलत है, अफसोसनाक है, हुकूमत अभी भी संजीदा है, लेकिन दूसरी जानब अगर हम ख्वाजा आसिफ को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो मुसलसल खदशात का इज़हार कर ही रहे थे इन मुज़ाकरात के हवाले से, और कल भी उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए मैं दूर भी हो गया है मुज़ाकरात के सारा जो दौर है उससे। तो आपको लगता है कि हुकूमत अगर संजीदा नहीं थी तो फिर मुज़ाकरात शुरू ही क्यों किए गए? और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी गैर संजीदगी दिखाई जा रही है, नहीं दोनों पार्टी संजीदा नहीं थी मुज़ाकरात को लेकर। मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है कि जो हॉक्स हैं, जो ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात इवन हों भी, क्योंकि उनको पता है जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है 40 साल से, पहले वो 80 और 90 की दहाई में इस बात पे वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहे कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो रही है,
तो हम कंफर्ट जोन में। अब उनकी सियासत ये है कि तहरीक इंसाफ और जो मुक्तदरा है उनके माबैन अगर ताल्लुकात ठीक हुए तो हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये एक ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप जो है वो मुज़ाकरात चाहता है, जिसमें एयाज सादिक हैं, राना सनाउल्लाह हैं और लोग ख्वाजा साद रफीक हैं, एक बड़े वाज़ेह था। तो और लेकिन बात ये है कि मुज़ाकरात सिर्फ इस कमेटी में नहीं हो रहे, बराह रास्त भी हो रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आर्मी चीफ से मिले हैं और तस्दीक हुई है कि मुलाकात हुई है दोनों जानिब से, और हुकूमत भी उस मुलाकात से बेखबर दिखाई दी है। तो मुज़ाकरात मल्टीपल फोरम्स पे हो रहे हैं और वहां से तातल होता है। ये जो सामने आके लोग स्क्रीन पे ऐलान करते हैं वो बाकायदा मुज़ाकरात का ऐसा हिस्सा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोफेसर साहब, ये इस हवाले से क्या कहेंगे कि पीटीआई की जानिब से जो हिकमत अमली अब अपनाई जा रही है और जितनी उजलत दिखाई जा रही है, कभी कोई स्टांस लिया जाता है, कभी कोई स्टांस ले जाता है, कभी सड़कों पर आने की बात होती है, कभी पार्लियामेंट का रुख करने की बात होती है, तो ये तेज़ी जो इनकी पॉलिसीज़ में है वो एक तो बुखलाहट का शिकार इनको दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की जो ये हिकमत अमली है सड़क पर आने की, 26 नवंबर के बाद यहाँ कितना पावर शो ये फिर से कर पाएंगे कि जहां पर अपने ये कारकुनान को ले जाते हैं और उनको वहां पर छोड़ देते हैं, क्या दोबारा से सड़कों पर उसी कामयाबी के साथ उतर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो एक सीरियस एफर्ट नहीं होगी, बल्कि दबाव बढ़ाने के लिए इसको वो एक थ्रेट या धमकी की सतह पे दे रहे हैं कि मुज़ाकरात में ये जो हमारे मुतालबात हैं ये फौरी तौर पे माने जाएं, बसूरत दीगर हम सड़कों पे आएंगे। लेकिन उनको अंदर जो पीटीआई के इंट्रोस्पेक्शन है कि जो आखिरी उनका एहतजाज था नवंबर में, उसके भी जो नताइज हैं वो कोई उनके लिए हौसला अफजा नहीं थे, मुस्बत नहीं थे। जिस शक्ल में वहाँ एंट्री हुई बुशरा बीबी की और जिस तरह वहाँ वो मैदान छोड़ के गई और मुख्तलिफ एग्जिट हुए, मुख्तलिफ मौक़िफ़ आए पार्टी के और वर्कर्स भी बेयारो मददगार हुए, इसके बाद तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे इस पोजीशन में नहीं कि वो एक अवामी तहरीक बगैर तैयारी के इस तरह दे दे। और 2-3 तहरीकों में से ये भी साबित हुआ है कि जो पंजाब एक अहम सूबा है, पंजाब से लोग उस तरह निकलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से पीका एक्ट की अगर बात कर ले तो उसकी तरमीम करके हुकूमत ने नया बिल पार्लियामेंट में पास करवा लिया और उसको ये जो सारी सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं? और ये एक्ट इजहार राय को मजीद दबाने के लिए बतौर हथियार फिलहाल तो दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके अंदर जो कवानीन है वो जो ये तो आप क्वेश्चन एक बनता है, एक लीगल केस है, क्योंकि आज़ादी इज़हार जो है वो बुनियादी तौर पे बुनियादी इंसानी हकूक, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें गारंटेड है। तो उनसे मुझे काफ़ी हद तक ये कानून मुतसादिम नज़र आ रहा है। मसलन ये कि सोर्स की जो है उसको की प्रोटेक्शन पूरी दुनिया में सहाफ़त की एक बुनियाद एक हक होता है साफ़ी का, और फिर इतना प्रोसेस वो कर दिया गया कि कई मिलियन सज़ा है और 2 से 3 साल कैद है। और ये सारा जो अमल है इसमें बुनियादी तौर पे बात ये है कि फेक न्यूज़ तो हुकूमतें भी यहाँ देती हैं। तो हुकूमत एक तरफ वो साफियों के खिलाफ मुकदमात कायम करेगी तो हुकूमत के खिलाफ झूठी खबरें देने पे कौन मुकदमात का क्या प्रोसेस होगा। तीसरा जो पहलू तीसरा इस आप कुछ कह रहे थे, दूसरा इसका जो वो पहलू है ये है कि हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से इत्तलात तक रसाई ये शहरियों का बुनियादी हक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जब जर्नलिस्ट या हम जैसे लोग गवर्नमेंट को उस कानून के तहत जो हुकूमत का कानून है मालूमात तक रसाई चाहते हैं, यानी किसकी तनख्वाह कितनी है, किसके ऑडिट में क्या चीज आई है और जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन आप इसी लम्हे अगर वेबसाइट खोलें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितने भी अराकीन असम्बली हैं इनके रिटर्निंग पेपर आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखें तो नहीं मिलेगी तफसीलात, इनकी टैक्स की तफसीलात क्या है, इनकी तालीमी काबिलियत क्या है, इनके एसेट्स कितने, जो कि मेरा जानकारी का हक है। तो सहाफत को जुर्म बना दिया गया है और बासर लोग जो है पाकिस्तान वैसे भी दुनिया में
खतरनाक तरीन मुल्क है सहाफत के हवाले से। बिल्कुल, तो ये फ्रीडम ऑफ दावे होते स्पीच हैं जिसके लेकिन हवाले हर से दावे हुकूमत- किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन उस पर भी सवालिया निशान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अब सवालिया निशान आ गया है पैका एक्ट की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना तजिया पेश किया। और अतातार साहब कहते हैं कि ये सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए है, आप ही को बचाया जा रहा है, पता नहीं क्या बचाया जा रहा है। इस पर सहाफ़ी खुद एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से तो इस पर बातचीत हुई नहीं, तो स्टेक होल्डर से अगर बातचीत होती तो ही इसका साथ दिया जाता। अभी तो ये सियासत में गर्मा गर्मी बाकी है, बर्फ इसके बावजूद पिघल नहीं रही है, मुज़ाकरात का अमल फिर से तातुल का शिकार हो गया, होपफुली फिर से रिज्यूम हो जाएगा। चलें जी, जरा कोई अपडेट भी शेयर कर लेते हैं ब्रेक पर जाने से पहले आपके साथ। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की आपको पता है कि कदाफी स्टेडियम को एक नए अंदाज से तैयार किया जा रहा है और ऑलरेडी काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो गया। जो तामीराती काम है, तज़ीन और आइश का जो काम है, 5 माह की मुद्दत में अपने पाया तकमील को पहुँच रहा है और ये दुनिया के दीगर जो आलमी मेयार के स्टेडियम्स हैं ना, उनकी तरह नज़र आने वाला है। फ़िलहाल तो ये जो काम की सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँची है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको डेली तकरीबन अपडेट करते हैं कि काम कहाँ तक पहुंचा है और काफ़ी हद तक काम मुकम्मल भी हो गया है और तज़ीन और आइश का काम जो है उसे डेडलाइन से पहले यही कहा जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ जो 3D इमेजेस हैं, जो प्रोजेक्टेड 3D दिखाई कैसा देगा वो दिखाते हैं कि आप दिखाई कैसे देगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है वो जारी की गई हैं, जिसमें बड़ी ह्यूज लुक आ रही है और बड़ा जबरदस्त खूबसूरत इमारत लग रही है, ऐसे लग रहा है होटल, किसी होटल की लॉबी है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही बनेगा और जब लोग शायकीन यहाँ पर देखने जाएंगे। बनेगा क्या, ऑलरेडी काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत जो कह लें काम बाकी है वो चल रहा है। 31 जनवरी तक की जो डेडलाइन है, कहा जा रहा है कि काम उस वक्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जी, इससे चैंपियंस कबल कदाफी स्टेडियम पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की सैफ अली की जो सीरीज है उसके मैचेस की इसने मेजबानी भी करनी है, तो इसलिए इसका तैयारी होना बड़ा जरूरी है कि इसको पहले से कहा जा रहा है कि अब 10 दिन में इसका सारा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है वो 22 फरवरी को खेला जाएगा। 2 रिवायती हरीफ हैं, आमने सामने होंगे और इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट देंगे नुमाइंदे, हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं यूसुफ अंजुम साहब, और जो इस हवाले से तफसीलात हमें देते रहे हैं उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है स्टेडियम की। जी यूसुफ साहब। जी हिनान और अनीक, इस वक्त मैं कज़ावी स्टेडियम के मेन बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि काम तेज़ी से जारी है क्योंकि डेडलाइन करीब आ चुकी है। मोहसिन नकवी साहब ने 25 जनवरी डेडलाइन दी थी फिनिशिंग वर्क के हवाले से, लेकिन ये काम 30 जनवरी से पहले ख़त्म नहीं होने वाला। फिनिशिंग वर्क तो आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाहर जो काम है तराफ में सड़कें बनने का और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं साथ साथ, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि 30 जनवरी तक ये जितना भी यहाँ पर काम हो रहा है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। मेन बिल्डिंग की बात करें तो ये पीसीबी के हेडक्वार्टर है, जहाँ पर जो उसके 3 फ्लोर है उसको बिताई तौर पर तैयार किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि ग्लास वर्क का काम है वो तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है और कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो बाहर से आने हैं, वो भी उनके बारे में भी बताया गया कि 1 या 2 दिन में उनकी वो यहाँ पर जो इम्पोर्ट है वो यहाँ यकीनी बना ली जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आकर सिर्फ उनको फिक्स करना है, जिसके बाद उसकी जो डिज़ाइन के मुताबिक शक्ल है वो हम सबको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड तैयार हो चुका है। ग्राउंड के जो एक साथ जो स्क्रीन्स हैं उनकी तनसीब भी मुकम्मल हो चुकी है। 6 हाई जो टावर हैं लाइट्स के वो उसका काम कंप्लीट हो चुका है और जो LED स्क्रीन यहाँ पर लगाई जा रही है जिस पर स्कोर कार्ड भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, रिप्ले भी दिखाई देंगे। उसके साथ साथ इन्हीं LED जो बड़ी स्क्रीन होंगी इनके ज़रिए आपको लेज़र शो भी यहाँ पर मैच के दौरान देखने को मिलेगा, जो अक्सर हम फुटबॉल मैच के दौरान भी देखते हैं, क्रिकेट मैचेस के दौरान भी देखते हैं। तो बिल्कुल वही जदीद जो लाइट्स हैं उनको अमेरिका से इंपोर्ट किया गया और वो जो लेज़र लाइट शो होगा वो यहाँ आपको दिखाई देगा, जिससे आपका जो मैच का लुत्फ वो भी दुबाला हो जाएगा। ग्राउंड की आपको हम बता दी अपडेट। कुर्सियों के हवाले से ये कि कुर्सियाँ आधी लग चुकी हैं, आधी कुर्सियाँ भी जो उनके बारे में बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन उनकी जो वर्क है वो भी यहाँ पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो पीसीबी की जानिब से हमें जब दोबारा जो नई डेडलाइन दी गई वो 30 जनवरी है, क्योंकि ICC चैंपियन ट्रॉफी से पहले यहाँ पर 3 मुल्क की सीरीज़ भी होनी, जिसके लिए 5 तारीख को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें यहाँ पहुँच जाएंगी और यहाँ पर कज़ावी स्टेडियम में पहला मैच 8 तारीख को रखा गया, दूसरा मैच 10 तारीख को होगा। जिसके बाद यहाँ पर जो ICC के इवेंट के हवाले से जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस वक्त लाहौर में, उनके हवाले ये स्टेडियम कर दिया जाएगा। जिसके बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, आप हमें अपडेट्स दे रहे थे स्टेडियम के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि डेडलाइन से पहले ये तैयार हो जाएगा। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाए जाने वाले इस दिन के लिए इस का थीम जो है वो AI एंड एजुकेशन मुंतखब किया गया है। और इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, सबका बुनियादी हक है तालीम, जो किसी भी कौम या मुआशरे के लिए तरक्की की जामिन होती है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ खुराक, सेहत, तालीम जैसे बुनियादी शोबे बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। पाकिस्तान स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद 2 करोड़ 62 लाख से जायद हो चुकी है पाकिस्तान में। और अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ 11 लाख, सिंध की बात करें 76 लाख, खैबर पख्तूनख्वा 36 लाख, बलूचिस्तान 31 लाख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान तो कर चुके हैं और तलबा के इंदराज की मुहिम शुरू करने का भी कह चुके हैं। तालीम के आलमी दिन पर हम बात करेंगे, मगर मसनूई ज़हानत और तालीम जो इस साल का मौजू है, तालीम की अहमियत पर तवज्जो मरकूज़ करती है ताकि लोगों को महारतों और इल्म से आरास्ता किया जा सके। जी हाँ, शोबा तालीम में कौन से ऐसे डिजिटल प्रोग्राम्स हैं जो मुरत्तिब किए जा सकते हैं, जिनके ज़रिए तालिब इल्म की जो तालीमी इस्तेताअत है, महारत है, हुसूल इल्म की रफ्तार है और जो उसके गोल्स हैं उस तक रसाई वगैरह को यकीनी बनाया जा सके। यूनेस्को की एक हालिया रिपोर्ट है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि जो अमीर ममालिक है वो हर साल हर बच्चे की तालीम पर औसतन $8,543 सर्फ करते हैं, जबकि मुतवसत दर्जे की आमदनी वाले ममालिक में हुकूमतें फ़ी बच्चा औसतन $55 खर्च करती हैं। और इस पर सारी जो सिचुएशन है और दिन है उस पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पेशल सेक्रेटरी वजारत तालीम मोहिउद्दीन वानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब, कैसे हैं आप? जी सर, अच्छा सर, माजरत सर, जिस तरह से आज का दिन है, दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली 2 करोड़ 62 लाख से ज़ायद बच्चे हमारे जो स्कूल से बाहर हैं। ऑल्दो वज़ीर आज़म ने तालीमी इमरजेंसी का ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जदीद तालीम के बगैर हम बिल्कुल नहीं कर सकते तरक्की? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बात यह है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें रेडिकल चाहिए। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी तरजीहात का तयन करना होगा, चाहे वफाकी हुकूमत है चाहे सूबाई हुकूमत है। अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बहुत जरूरत है, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें डिजिटल हाईवेज बनानी है स्कूलों में, कॉलेजेस में, बिजनेसेस में। हमें डिजिटल हार्डवेयर को स्कूलों में लाना है। ये जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अगले 1 साल में दुनिया भर के जो वेस्टर्न वर्ल्ड के तमाम स्कूल हैं वो AI को पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए यूज करने पे जा रहे हैं और हमारे यहाँ टीचर्स की शॉर्टेज है। तो AI बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करेगा एग्जिस्टिंग टीचर्स डेफिशिएंसी को भी। AI कॉम्प्लीमेंट करेगा बच्चों के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जो इक्वलाइजर बनेगी कि वो कंटेंट जो एक टेक्सास और लंदन के बच्चे को अवेलेबल है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बच्चे को हुंजा में, हजीरा में, चरपागढ़ में और इस्लामाबाद में अवेलेबल कर देगा। तो हमने अपने सिस्टम में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करना है और टीचर्स को ट्रेन करना है कि बच्चों को AI को यूज करना सिखाएं। AI की ट्रेनिंग नहीं होगी, AI को लर्न करना होगा कि हमें प्रॉम्प्ट कैसे करना है, मशीन लर्निंग क्या होती है, और ये सीखना बहुत आसान काम है। और आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद में हमने 150 स्कूलों में नस्ल के साथ कोलैबोरेशन करके ट्रेनर तक डिप्यूट कर दिए हैं जो बच्चों को AI और कोडिंग की ट्रेनिंग प्राइमरी स्कूलों में दे रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम 150 और कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ग्रेड 6 to 8 में ला रहे हैं जो बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन, स्टेम और एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा रहे हैं। बात यह है कि हमें स्कूलों में अब एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को रोल आउट करना है और कुछ भी रोल आउट करना है कि हमें बच्चे को जॉब नहीं दिलानी, इसको जॉब क्रिएटर बनाना है। उसके लिए इसकी बिजनेस अप्रोच, इसकी डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी की अप्रोच वो बड़ी जरूरी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का भी करिकुलम बन गया, बुक्स पब्लिश हो गई, टीचर ट्रेन हो गई है टू द एक्सटेंट ऑफ इस्लामाबाद और GP ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। और हम यही शेयर कर रहे हैं बाकी सूबों के साथ कि बच्चे को सेविंग करना सिखाएं, बिजनेस करना सिखाएं, आइडियाज को ट्रांसलेट इनटू एक्शन करना सिखाएं, कैपिटल रेज करना सिखाएं, इंश्योरेंस करना सिखाएं, बैंक अकाउंट्स करना सिखाएं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है। जब तक आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक्सेस करना वो नहीं आ सकेगा। तो हमें स्कूल के करिकुलम को बहुत हद तक रिफॉर्म करना है। आपकी खुशी की खबर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने टू द एक्सटेंट ऑफ इस्लामाबाद एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम अप्रूव कर दिया है। यही करिकुलम अब मैं रैपिडली शेयर करूंगा तमाम प्रोविंसेस के साथ ताकि बच्चों को नॉन एग्जामिनेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद एनवायरमेंटल लिटरेसी
ये भी उससे आगाही है। राइट, तो वानी साहब 2-2.5 करोड़ के करीब हमारे बच्चे जो हैं, एक अलार्मिंग नंबर है कि वो इस वक्त तालीम से महरूम हैं। आपको क्या लगता है ये आबादी में इजाफे की वजह से है या फिर हमारे पास जो तालीमी सहूलियात हैं उसमें फुकदान है, और जितने इकदाम किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं? आपकी बात दोनों दुरुस्त है। आबादी का भी मसला है, दूसरी बात भी है। आबादी का मसला ये है कि अगर आप इतनी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की रिपोर्ट देखें तो परसेंटेज वाइज ये इंप्रूव हुआ है। पहले 42% था, ये 39% पे है। लेकिन चूंकि आबादी बढ़ गई है तो नंबर ज्यादा बढ़ गया है। तो आपकी बात दुरुस्त है, हमें आबादी पे कंट्रोल करने की भी जरूरत है। और सहूलियात में क्या मसला है? सहूलियात में हर जगह पे डिफरेंट मसाइल है। कई जगह स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, कई जगह एक्सेस लॉजिस्टिक के मसले हैं, कई जगह बच्चों के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, कई जगह टीचर की शॉर्टेज है, कई जगह अच्छे टीचर की शॉर्टेज है। तो ये कई जगह बिजली नहीं है, कई जगह स्कूल की जरूरत नहीं है लेकिन स्कूल बन गया है, कई जगह पॉवर्टी इतनी है कि बच्चों को भूख और गुर्बत की वजह से वालिदैन स्कूल नहीं भेजते। तो आपने तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है होल हार्टेडली, तब जाके आप इस इशू को रिजॉल्व। ये एक एजुकेशन का मसला नहीं है, ये हेल्थ का मसला है, पॉवर्टी का मसला है, प्लानिंग का मसला है और टेक्नोलॉजी का मसला है। तो कई जगह टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन से भी आप चीजों को सॉल्व करने में कामयाब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वानी साहब, बहुत सारी जगहों पर ये सहूलियात दी भी जा रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जब ये सहूलियात दी जाती हैं और वैसे तो फुकदान है ही है, लेकिन जब जहाँ ये प्रोवाइड की जा रही हैं ये फैसिलिटीज़, वहाँ पर जो फीसेज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आता है। उनके वो कहते हैं जी तालीमी अखराजात बढ़ गए हैं, फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप नहीं समझते कि जो तालीमी बजट है उसको भी मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस लिहाज से जो एक प्राइवेट स्कूल माफिया है उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है? तो उसका तरीका है, बिल्कुल बजट तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। ये 1.9% इज नॉट इनफ, इट शुड गो अप टू 4%। दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला सिर्फ आप पब्लिक स्कूलों को इम्प्रूव करके कर सकते हैं। वी शुड नॉट पुल डाउन द प्राइवेट स्कूल, बट वी शुड इम्प्रूव एंड इन्वेस्ट मोर इन आवर पब्लिक स्कूल, ताकि हमारे पब्लिक स्कूल में, आपको इस्लामाबाद के पब्लिक स्कूल में आपके एक्सप्रेस की टीम को इन्वाइट करता हूँ, जाके विजिट करें। We have shifted 5,000 boys and girls from private schools to public schools just by improving the infrastructure and teaching quality of the school. तो ये है कि अपने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक तक सरकारी स्कूलों में फीस नहीं होती, ये फ्री ऑफ चार्जेस होते हैं। तो गरीब आदमी के लिए देखें किताबें भी फ्री। अब आपको भी पता है इस्लामाबाद के तमाम प्राइवेट स्कूलों में दोपहर का खाना भी फ्री है, तो खाना फ्री, किताब फ्री, फीस क्यों नहीं? तो आम आदमी तो उधर ही जाएगा। उस पे क्वालिटी एजुकेशन हो जाए तो सोने पे होगा। तो जो हाई एंड प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूलों में आ जाएंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो इंशाल्लाह वानी साहब ये तो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, और ये भी ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की निशानदेही की ज़रूरत है। लेकिन आप अभी बताइएगा जी, तालीमी एमरजेंसी वज़ीर आज़म की जानिब से लगाई गई है, आप भी बहुत सारे ओहदों पर हैं और इनको करीबी जायज़ा ले रहे हैं इन सब इक़दामात का, और जितने फुकदान हैं उन तमाम चीज़ों की महरूमी का जायज़ा ले रहे हैं। करीब से किन चीज़ों को हंगामी तौर पर सबसे पहले अटेंड करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, नेशनल आउट ऑफ स्कूल चैलेंज फंड, जिसमें हम सूबों को परफॉर्मेंस ग्रांट्स देंगे इन कोलैबोरेशन, और ये पार्टनरशिप होगी बायलैटरल पार्टनर्स की, फेडरल गवर्नमेंट की और सूबों की, जिसमें वो अपने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे, लर्निंग पॉवर्टी को एड्रेस करेंगे, और उन इश्यूज को, टीचर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, टीचर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होंगे, ताकि सिर्फ एचआर की प्रेजेंस होने का नुकसान तो है, लेकिन एचआर की पुअर क्वालिटी का भी नुकसान है। तो ये उसमें आएगा। दूसरी बात ये कि इसमें एक नेशनल कंसेंसस हो गया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज 1.5 से 4% तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हेल्प करेगा। तो तीसरी बात है गवर्नेंस की, एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी से नीचे स्कूलों तक जानी चाहिए। असातिज़ा, प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को आप एम्पावर करें कि वो फंड रेजिंग की जो फंड एलोकेट है उसको एफिशिएंटली मैनेज भी कर सके। सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का कोई फायदा नहीं, इट हैज टू बी डिवॉल्व्ड एट द यूनियन काउंसिल लेवल एंड द स्कूल लेवल। तो गवर्नेंस को भी इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वानी साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, और जनाब वोकेशन डे पर ये हमारी डिस्कशन थी जो आपने सुनी। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि जुम्मा और आज के दिन आपको अपने फ्लैगशिप शो की हाइलाइट्स हम ज़रूर दिखाते हैं। पिछले एपिसोड में तारड़ साहब की मिर्ज़ा साहिबा के जो मज़ार है उस पर उनका वेलकम और जो फेस्टिविटीज़ की जो सारी एक्टिविटीज़ थी उनको बड़ी पज़राई मिली आपकी जानिब से कारवां सराय में। तो देखते हैं इस बार के एपिसोड की हाइलाइट्स। गलियां हो जान सोहणियां ते विच मिर्जा यार फिरे। ख़वातीन और हज़रात, ये जहानाबाद की गलियां जहाँ साहिबा ने ख्वाहिश की थी कि ये वीरान हो जाएं और यहाँ मिर्ज़ा यार फिरे। मिर्ज़ा साहबा यहाँ दफन है और मिर्ज़ा का बाप भी, वो भी साथ में दफन है। और आप ये देखें, कैमरा इधर लेके आए कि ये लोगों ने धागे बांधे हुए हैं, क्योंकि आशिकों के मज़ारों पर आशिकी आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। ये सब धागे आप देखें, ये इश्क के मारे हुए ने बांधे। देखना मैं ये चाहता हूँ कहीं इसमें कोई ऐसा धागा भी है जो मेरे लिए बांधा गया हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि मिर्ज़ा साहबा के मरकज़ के साथ जो जो है फेमस कैरेक्टर, उसकी घोड़ी बकी, मतलब शी वॉज ए मिथिकल एनिमल। तो चल के आपने देखी, प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा इतवार की रात 8 बजे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर यूजुअली हम आपको कोई सेगमेंट दिखाते हैं, लेकिन अभी हम आपकी करवाने जाने जा रहे हैं जी मुलाकात। पाकिस्तानी कोहपेमा समर खान ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जी। एशिया से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर सब जलाली परचम लहरा दिया है जी। हाँ, समर खान ने जनूबी अमेरिका में एक और चोटी को सर कर लिया है और समर ने अर्जेंटीना में वाक़ 6,961 मीटर बुलंद माउंट अकोंकागुआ को सर किया है। और समिट के दौरान सख्त मौसम और तेज़ हवाओं में चोटी सर करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन सख्त मौसम और ये जो मुश्किल हालात हैं उसके बावजूद समर चोटी सर करने में कामयाब हुई। और इससे कबल भी समर खान यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एल्ब्रस की चोटी पर भी कौमी परचम लहरा चुकी हैं। और समर पहली पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 5,642 फीट बुलंद चोटी एल्ब्रस सर की थी। और समर से ही हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है समर ने। समर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। समर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप कुछ प्लान कर रही थी पहले से जिसकी वजह से आपने अर्जेंटीना का रुख किया, ये चोटी सर की? आपकी प्लान्स में मजीद क्या चीज़ें शामिल हैं? किन किन चोटियों को मजीद आपने सर करना है? इनको 7 समिट्स बोलते हैं, जो 7 हाईएस्ट पीक है 7 कॉन्टिनेंट्स की, और उसमें से 3 मैं कर चुकी हूँ। 2017 में मैंने किलिमंजारो किया था, रूफ ऑफ अफ्रीका, और 2024 में मैंने माउंट एल्ब्रस किया जिसमें मैंने स्नोबोर्डिंग भी अटेम्प्ट की, और इस साल माउंट अकोंकागुआ। इसके बाद मुझे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक करनी है और फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स की। और मेरा इरादा ये है कि जहाँ जहाँ मुझे अच्छी स्नो मिलती है वहाँ पे मैं स्नोबोर्डिंग भी अटेम्प्ट करूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। समर, आप ख़तरों की खिलाड़ी हैं भाई। हम देख सकते हैं कैसा वेदर वहाँ पर था और ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, उसके बावजूद आपने इसको सर किया है। तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस तो बताएं अकोंकागुआ को सर करने का। ये एंडीज माउंटेन रेंज है अर्जेंटीना की, बहुत फेमस, उसमें ये माउंटेन आती है। और ये अपनी सख्त हवाओं और सख्त क्लाइमेट की वजह से बहुत फेमस है। सो जब हम लोग वहाँ पे गए थे सब लोग यही बातें कह रहे थे कि वहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है या
सर्दी की वजह से बहुत सारे लोग एक दो स्पेसिफिक स्टेजेस थे वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी कपड़े थे ग्रुप में, हम 9 खवातीन का ग्रुप था। ये था, एक तो था भी खवातीन का, तो जो देखता था वो कहता था अच्छा आप सबमिट कर पाएंगी, आप सबमिट कर पाएंगी। उनको लगता था खवातीन बहुत नाजुक हैं, इनके मसले होंगे। खैर, लेकिन हमने 5-6 लेयर्स जितनी भी जैकेट्स थी हमारे पास हमने सब पहनी। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ और हमने रात को 4 बजे सफ़र शुरू किया और वो 2-3 मुख्तलिफ जो टफ स्टेजेस जिनका हमें बताया गया था उनसे गुजर के हम लोग पहुंचे समिट पे दोपहर 2 बजे। तो सफ़र बहुत लंबा था और जैसे ही हम लोग समिट पे पहुंचे हमें वहाँ पे स्नो स्टॉर्म मिला। तो हमें फिर वापस आते हुए शदीद किस्म की तूफ़ान में हम लोग 5-6 घंटे नीचे आए। बिल्कुल, और हमारी ख़वातीन से कुछ लेस एक्सपेक्ट मत कीजिए। उनको बताना था आपने कि आप जिस मुल्क से आई हैं, सबसे तवील जो पहाड़ी सिलसिले हैं और सबसे ऊंचे पहाड़ जहां पर हैं उस सरजमीन से आप आई हैं। तो वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वहां पर भी अपना परचम लहराया है। तो ये बताइएगा कि आप क्या देखती हैं, कितनी शिद्दत से अब ख़वातीन इन पहाड़ों का रुख करने लग गई हैं? पाकिस्तान में तो अभी हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली एक बूम आया है माउंटेन स्पोर्ट्स ओवरऑल और माउंटेनियरिंग में स्पेशली। हम लोग नए ट्रैकर्स, नई खवातीन को देख रहे हैं जो इंस्पिरेशन ले रही है हमारे पुराने माउंटेनियर से, और जो बहुत बेहतरीन एक काम हुआ है क्योंकि पाकिस्तान घर है 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस का, कराक्रम, हिमालयस, हिंदुकुश। तो हमें चाहिए कि अपने पहाड़ों को हम उतना ही ज़्यादा प्रमोट करें, हाईलाइट करें, क्योंकि जब मैं मुल्क से बाहर देखती हूँ उनके पास एक पहाड़ होता है, कोई बड़ी माउंटेन रेंज नहीं होती, लेकिन उन्होंने उनको बहुत अच्छे से सस्टेनेबली कमर्शलाइज किया होता है। उस पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपेडिशंस अभी मेरे होते हुए बहुत ज़्यादा यूरोपियन, अमेरिकन, जापानीज़, चाइनीज़ एक्सपेडिशंस आए हुए थे। और जब उन्होंने मेरे हाथ में ग्रीन फ्लैग देखा तो वो यही पूछे थे कौन सा मुल्क है। फिर मैं सबको बताती थी ये पाकिस्तान है और हमारे पास K2 है, हमारे पास ये माउंटेन्स हैं। तो बड़ा हैरान होते थे। अब उनको मेरा नाम तो याद नहीं होगा लेकिन काफ़ी अरसा कैंप पे पाकिस्तान का नाम याद रखा जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये है जी हमारी पहचान और ये है जी हमारा टैलेंट और ये है हमारी ख़वातीन माशाल्लाह। समर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साइकिल लेकर नहीं गई आप इस बार पहाड़ पे? क्योंकि ये 7,000 मीटर्स का था तकरीबन पहाड़ और इस पे मैं स्नोबोर्ड करना चाह रही थी क्योंकि ये अपने स्लोप्स के लिए बहुत फेमस है। लेकिन क्योंकि इस साल बर्फ भी नहीं हुई थी, अभी मेरे होते हुए बर्फ भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिस पे मैं स्नोबोर्डिंग कर पाती। सो बहुत सूखा पथरीला पहाड़ था और सिर्फ हमारे जाने से 1 दिन पहले वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी। राइट। तो एक तो माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक, दूसरा स्नोबोर्डिंग का शौक, ये ऐसे शौक कैसे पाल लिया आपने? कहाँ से इब्तिदा हुई इनकी? शौक तो मुझे बहुत ज़्यादा है एक्शन स्पोर्ट्स करने का और प्रमोट करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ पाकिस्तान हब बने, घर बने एक्शन स्पोर्ट्स का, और यहाँ पे हम जॉइंट एक्सपेडिशंस करें दूसरे मुल्कों के साथ। हम उन्हें अपनी जितने भी बैकयार्ड में हमारी स्नो पीक्स हैं 6,000 7-8,000, हम उन्हें दिखा सकें। इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बने, फिल्म बने। और अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और एक्शन स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कंसिडर करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा समर, आप मुझे बताएं कि आप कब से कर रही हैं भाई कोपेमाई, कितनी देर से, और कब आपको आइडिया हुआ कि मुझे पहाड़ों पर जाना चाहिए, मैं इसके लिए बनी हूँ? मुझे एक्शन स्पोर्ट्स में तकरीबन 8 साल हो गए और क्योंकि मैंने स्टार्ट माउंटेन बाइकिंग से ही किया था, माउंटेन बाइकिंग के लिए मुझे हाई एल्टीट्यूड पीक्स पे जाना पड़ जाता था। बहुत स्टार्ट से ही मैं माउंटेन्स पे जाना शुरू हो गई थी, 3,500-3 हज़ार से ऊपर। ग्लेशियर्स पे भी मैंने साइकिल की और ये सारी जगह हाई एल्टीट्यूड में आती हैं तो शुरू से ही। और क्योंकि जेनेटिकली भी मेरा ताल्लुक लोअर दीर से है तो बचपन पे भी हम लोग पहाड़ों पे बहुत ऊपर नीचे जाते थे। तो शुक्र है मुझे मेरी फिटनेस की जो बेस थी वो बहुत बचपन से, बहुत पहले से बनी हुई थी। लेकिन टेक्निकल नॉलेज स्पोर्ट्स का मैंने साथ साथ सीखा थ्रू इंटरनेट, इंटरनेशनल एथलीट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। सो अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि ये पूरी दुनिया है इसमें अभी, और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आपकी लर्निंग और आपकी सीखने का मरहला पूरी ज़िंदगी चलता है इसमें। अच्छा समर, आपने मेंशन किया कि दूर दराज मुल्कों में जाकर आप एक्सपेडिशन कर रही हैं और वहाँ पर उनके पास कोई पहाड़ी सिलसिले ऐसे हैं भी नहीं, लेकिन उन्होंने कमर्शलाइज ठीक तरीके से किया हुआ है। क्या कमर्शलाइज किया हुआ है जो हमें करने की यहाँ पर ज़रूरत है?
आपको पता है अभी जब मैं इस एक्सपेडिशन पे गई थी, एक तो मुझे पूरा फुली फंडेड एक कोम्पामाई की कंपनी थी, बाय वुमेन फॉर वुमेन, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था, पूरा मुझे स्कॉलरशिप दिया था, क्योंकि ये 6-7 हज़ार डॉलर का एक एक्सपेडिशन होता है और पाकिस्तानी PKR में बहुत महंगा पड़ता है, तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिला तो मैं ये एक्सपेडिशन कर पाई। और जब मैं वहाँ पे गई, मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने बेस कैंप पे हॉट शावर लिया, वहाँ पे मुझे बहुत हाई कुजीन फूड मिल रहा था, प्लस मेडिकल की टीम, डॉक्टर की टीम, बैकअप रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सब कुछ मौजूद था। सो यही चीज़ें हमारे पास उनसे बड़ी पीक्स हैं, लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा टॉप नॉच फैसिलिटीज़ नहीं हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रेस्क्यू के बहुत मसले होते हैं, हम इंटायरली आर्मी पे डिपेंड करते हैं और रेस्क्यू होता भी 2-2, 3-3 दिन लेट हो जाता है। बेसिक फैसिलिटीज़ खाने पीने की, बेसिक हाइजीन की, वो हमें वहाँ पे नहीं मिलती हैं। सो वी रियली नीड टू लर्न अलॉट। उनके फिक्स्ड किचन कैंप्स लगे हुए थे, इवन हायर कैंप्स पे भी, कैंप 3, कैंप 2 पे आपको बहुत अच्छा एक हॉट डाइनिंग रूम मिलता था खाना खाने के लिए। सो अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग अभी बहुत पीछे, हमें बहुत काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया समर, आपने हमें टाइम दिया जनाब, आपकी हमने मुलाकात करवाई है अपनी हीरो से। समर खान मौजूद थी, अभी रिसेंट इतना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम देकर आई है। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक जनाब। इस्लामाबाद के रिहायशी इस वक्त बहुत इंतज़ार में बैठे हैं कि जो खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, तज़यीन और आराइश का काम जारी है, कब मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए सीरिय बहुत से मंसूबे इस वक्त उस पर अमल दरामद कर रहा है। ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास गेस्ट चेयरमैन सीरिए मोहम्मद अली रंधावा साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली रंधावा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल क्या है और उनकी तकमील के लिए क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? हमारे जो इस्लामाबाद में ना मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सरीना के ऊपर जिना अंडरपास के प्रोजेक्ट्स हैं और ये रिकॉर्ड टाइम के ऊपर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो रहा है। इसके ऊपर सोहरवर्दी के ऊपर अंडरपास है, इसके अलावा श्रीनगर हाईवे के ऊपर 2 बैरल अंडरपास है और फिर ऊपर जो है रोड स्ट्रक्चर का काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लास्ट लेग चल रही है। इसके ऊपर हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है और इस वक्त मेरे ख्याल नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल हमारे पास F9 के ऊपर, F10 चौक के ऊपर और F9 के ऊपर जो हमने ब्रिज का और अंडरपास का प्रोजेक्ट है वो भी हमारा चल रहा है। जो ब्रिज है वो हमने रिकॉर्ड 42 डेज़ में मुकम्मल किया है और जो बाकी प्रोजेक्ट है वो भी इंशाल्लाह अगले 10 से 12 दिनों में हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स अपने रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट हो रहे हैं। मीनवाइल जो हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर, पार्क रोड के ऊपर, वो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स है। इस तरह हमारा बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है और हमारा पार्किंग प्लाजा बन रहा है। तमाम के तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं वो तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये तो आपने ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके हवाले से बताया। ये बताएं कि सीडीए और कौन से नए जो मंसूबे हैं वो शुरू कर रहा है इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है उसे मज़ीद बढ़ाने के लिए? देखिए, इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ट्रैफिक कंजेशन इश्यूज़ हैं, जिसको हम थ्रू राउंड अबाउट, थ्रू यू टर्न्स, थ्रू अंडर पासेस एंड थ्रू ओवरहेड ब्रिजेस इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हम ओवरहेड ब्रिज बनाएं, क्योंकि जो इस्लामाबाद की ब्यूटी है नेचुरल मागला हिल्स, उसको हम सामने रखते हुए तो ज़्यादातर हमारी कोशिश तो अंडर पासेस के ऊपर है। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस्लामाबाद के ऊपर आपने देखा ही होगा ड्यूरिंग SCO कॉन्फ्रेंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को बहुत अच्छे तौर पे सजाया। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जितनी भी हमारी सजावट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस थी, फिर मिनिस्टर इंटीरियर ने हमें कन्वे किया, ख़ुद भी फॉलो किया। तो हम जो इस्लामाबाद के मेन रूट्स हैं उसको हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स लगा के और परमानेंट लाइटिंग करके उसको ब्यूटिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे सीजनल फ्लावर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद के ऊपर एक CDA को टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फिर मिनिस्टर इंटीरियर को हमने ब्रीफिंग दी है। इंशाल्लाह स्प्रिंग फेस्टिवल भी करवाएंगे। जो हमारी CDA की नर्सरी है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है और कमर्शियल बेसिस के ऊपर उस नर्सरी को भी लेके आए और बाकी तमाम जो अवेलेबल PHAs हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनके साथ फिर हम MOUs भी साइन करेंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन द ब्यूटिफिकेशन और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। राइट तो चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि नेट्स की तामीर के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और आवाम को प्लॉट्स के हसूल में आसानी फराहम करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं?
हमारे सेक्टर्स डेवलपमेंट बड़े अरसे से रुकी हुई थी। हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह C14 अभी लॉन्च किया है और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग में रिस्पांस आया है और ओवरसीज़ के ऊपर हमने प्रेफरेंस दी थी। तमाम ओवरसीज़ ने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है। मैं अभी लास्ट वीकेंड पे भी वहाँ से होके आया हूँ। C14 में तेज़ी से काम चल रहा है और हम लास्ट इंस्टॉलमेंट्स के साथ ही उसका पोजेसन दे देंगे। और भी इसके अलावा हमारे DHA के साथ जॉइंट वेंचर भी है, मार्गा एनक्लेव का प्रोजेक्ट भी हमने लॉन्च किया हुआ है। हम सेक्टर्स डेवलपमेंट तेज़ी से कर रहे हैं। CDA ने बहुत अरसे बाद जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए हैं सेक्टर्स डेवलपमेंट के, और भी आने वाले दिनों में कुछ और सेक्टर्स के ऊपर भी काम होगा। ठीक। और सर, जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके मसाइल के फौरी हल के लिए वो CDA की शिकायत के इजाले का क्या प्रोसीजर है, क्या निज़ाम है, इसके हवाले से भी हमें बताएं। देखिए हमने CDA के ऊपर माई इस्लामाबाद के नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया हमारी। आप अगर CDA वेबसाइट जाएँ तो एक्टिवेट कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम CDA के अंदर लैंड रिकॉर्ड सारा का सारा CDA का और ICT का सारा स्कैन कर दिया है। और मिनिस्टर इंटीरियर को लास्ट टाइम मैंने ब्रीफिंग भी दी थी इसके ऊपर। जब तक आप IT बेस्ड इंटरवेंशंस नहीं लेके आएंगे, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर एक की इश्यूज़ को जो है एड्रेस कर सकें। तो हमारी इसके ऊपर वर्किंग जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको फुल प्रूफ सिस्टम लेके आ रहे हैं और अभी जो है उसका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह उसको हम एक्टिवेट भी कर देंगे। बट इट्स राइट नाउ CDA वेबसाइट और वन विंडो हमारी एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है। मोहम्मद अली रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। और बिल्कुल ये इक़दामात करने के लिए जो CDA इस वक्त सरगर्म नज़र आती है वो करने भी चाहिए थे, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है दारुल हुकूमत की और उसकी वजह से कंजेशन हमें सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इसके लिए ज़रूरी था कि रेगुलेट किया जाए जो कॉलोनीज़ बन रही हैं वहाँ पर, जिस तरह से वहाँ पर तामीरात जारी है। तो ये ऐसा इक़दाम है जो किया जा रहा है CDA की जानिब से। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो जी, जिस तरह से आगाज में आपसे कमिट किया था कि क्रिकेट पर हम तफसील से बात करेंगे, तो जनाब हम हाजिर हैं क्रिकेट पर बात करने के लिए। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ है, उसका दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। दोनों टीमों ने दोनों मैचेस की जो सीरीज़ है दूसरे और आखिरी मैच से कबल मुल्तान स्टेडियम और में खूब प्रैक्टिस की और फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी की। मैच 25 से 29 जनवरी तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये भी वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की ये जो सीरीज़ है इसमें 1-0 की बरतरी ऑलरेडी हासिल है। पाकिस्तान की जो टीम है उसने पहले टेस्ट मैच में मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम को 127 रन से शिकस्त दी थी। आपको याद दिलाते जाएं, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली अब क्या होनी चाहिए, इस पर हमने करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इस बार क्या होने जा रहा है? क्या फिर से वही नतीजा निकलेगा जो पहले टेस्ट में निकला था? मिर्ज़ा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया लगता है। मिर्ज़ा साहब से भी बात करते हैं। जनाब अली, मैं तो प्रेडिक्ट ये कर रही हूँ कि कल भी यही परफॉर्मेंस हम जीत जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी पिचेस तैयार कर रहे हैं ना, अपनी पिच तैयार कर रहे हैं ख़ास तौर पे, और स्पिनर्स का हमने इस्तेमाल करना है, तो स्पिनर्स कहीं ना कहीं जाके काम आ ही जाते हैं। बिल्कुल, और 3 स्पिनर्स लेकर पिछली बार भी उतरे थे, इस बार भी यही प्लान है और हम देखेंगे कि स्पिनर्स के अलावा भी कोई काम करता है कि नहीं करता है। वैसे तो शिकायत करते हैं, पहले इंग्लिश टीम भी शिकायत करके गई कि इस पिच पर जो है वो स्पिनर्स के लिए इसको बनाया गया है, बैट्समैन को बहुत दिक्कत पेश आती है स्कोर करते हुए। तो ये बैटिंग पिचेस तो हैं नहीं, लेकिन जो स्पिनिंग पिचेस हैं और उस पर शिकायत की थी। इस बार किसी ने शिकायत तो नहीं की, लेकिन नजर यही आ रहा है कि स्पिनर्स ही खेलने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब से ही जान लेते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आपको भी और अली दोनों को सुबह बखैर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अब जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि इस वक्त आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से आपने बात की पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के हवाले से टेक्निकल इश्यूज कुछ थोड़े बहुत चल रहे हैं, कुछ ग्लिचेस हैं, इनको रिजॉल्व करते हैं। हम मिर्ज़ा साहब से उनकी राय हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि वाकई जितनी आसानी से शाहीनों ने जीत लिया था पहला मैच सीरीज़ का, अब दूसरा मैच जो कल से शुरू हो रहा है वो जीतेंगे या नहीं। लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि जनाब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और खूब हो रही है। आगे चल के हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, उसके लिए भी हम बड़े एक्साइटेड हैं। और जिस तरीके से स्टेडियम्स की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल होती जा रही है, साथ साथ हम मज़ीद एक्साइटमेंट में इजाफा क्रिकेट फैंस की तोली होता जा रहा है कि भाई इतना बड़ा इवेंट है।
इमेजेस भी अपने नाजरीन को दिखाए हैं। मिर्जा साहब एक बार फिर साथ हैं हमारे। मिर्जा साहब, माजरत टेक्निकल इश्यूज कुछ सामने आ रहे हैं, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या नतीजा निकलेगा इस बार? क्या क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? देखिए अली और हिना, दरअसल सबकी तवज्जो जो है वो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होना है, एक हाइप बनती जा रही है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के पस मंजर में ये वेस्ट इंडीज पाकिस्तान सीरीज चली गई है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी नहीं है इतनी ज्यादा इस सीरीज में, और लोग लॉन्गर वर्जन के बजाय शॉर्टर वर्जन ज्यादा देखना चाहते हैं। कि कहा जाता है कि शॉर्टर वर्जन में पूरे दिन में नतीजा आ जाता है। ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कल से, और कहा यही जा रहा है कि एक मरतबा फिर स्पिनिंग ट्रैक होगा मुल्तान का, और पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी होगी कि पाकिस्तान सीरीज में व्हाइट वॉश करे, 2-0 वेस्ट इंडीज को हराए। लेकिन इसके नतीजे पर आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की वो आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी पॉइंट टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये आखिरी, समझ लीजिए इस साइकिल का 2023 से 25 का आखिरी टेस्ट मैच है। लेकिन असल सिलसिला शुरू होगा 2025 से 27 का जो साइकिल शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान ने 6 टेस्ट सीरीज खेलनी है, और 3 होम में और 3 अवे सीरीज है पाकिस्तान से बाहर, तो वो देखना होगा। लेकिन इस टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि पाकिस्तान अनचेंज टीम के साथ जाएगा और पाकिस्तान इजीली क्लीन स्वीप करेगा। सही है मिर्जा साहब, वैसे पिच के हवाले से भी जरा कमेंट करें ना। आकिब जवेद साहब उस दिन हमें पिच पर ही नजर आए, काफी उन्होंने टाइम अपना इन्वेस्ट किया वहां पर, और दोबारा से मुल्तान की वही पिच हो गई, दूसरा टेस्ट भी पुरानी विकेट पर ही खेला जाना है। नहीं ना, इन्होंने जिस टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच जिस पिच पर हुआ था उसके बराबर वाली पिच पर टेस्ट मैच होगा ये, और कहा यही जा रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक है, टर्निंग ट्रैक है, और इसीलिए पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाय करेगा। आप देखते हैं ये कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, जिन्होंने गुज़िश्ता टेस्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर किया था, क्या उनको वो खिलाते हैं या किसी एक बैट्समैन को खिलाते हैं, या फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ही समझ लीजिए कि अब हमारे फास्ट बॉलर्स की दिलचस्पी नहीं रहेगी। अब्बास को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि हम पिचेज ऐसी बना रहे, तो नसीम शाह जो है वो भी ड्रॉप है, शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश गए हुए, तो मेरे ख्याल में अब देखिए क्या होता है, लेकिन बजाय यही है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी रहेगा। अच्छा मिर्जा साहब, रिजवान कह चुके हैं कि मैच 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो ये क्यों कहा उन्होंने, और क्या वो पहले से पेशगोई इस हवाले से कर रहे हैं? पहले मैच की प्रेडिक्शन थी, जो पहले मैच की प्रेडिक्शन है ना, तो वो इस बार जो पिच तैयार की है उसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पर भी वही जादू चलेगा स्पिन का जो पहले चला है? देखिए ये तो एक्सपेक्टेड है ना, लोग यही कह रहे हैं। आपके जिस तरह से आपने बताया कि वो पिच के पास खड़े होते, पिच की तैयारी में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लैंड के खिलाफ यही मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हम हारे, और फिर दूसरे टेस्ट मैच के लिए आकिब जावेद ने स्पिनिंग ट्रैक तैयार कराया, हम वो जीत गए, और फिर रावलपिंडी टेस्ट जीत गए। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने स्पिनर्स पे ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। यही वजह है कि आपके पास 3 स्पिनर्स, नोमान अली, उसके अलावा साजिद खान और अबरार अहमद शामिल है। और नोमान अली तो पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बॉलर्स में शामिल हो गए, 9वें नंबर पर आ गए वो अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से। और इसी तरीके से सऊद शकील आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बैटिंग में 8वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान की यही 2 खिलाड़ी हैं। बाबर आजम देखें कि वो 16वें नंबर पर चले गए, जो कि लम्हे फिक्रिया है। लेकिन सबकी नजरें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज है, चैंपियंस ट्रॉफी में होने क्या जा रहा है। एग्जैक्टली, सबकी तरह हमारी भी नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ क्रिकेट पर हम डिस्कशन कर रहे थे। हम ब्रेक पर जा रहे हैं जी, भी वापस आते हैं। वेलकम बैक, और अब सेगमेंट सफर शर्त की बारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफर शर्त। और सफ़र शर्त हमारा जारी है आमिर शहजाद साहब के साथ। और पिछली किस्त में हमने ये देखा कि उन्होंने ना सिर्फ 20,000 किलोमीटर बाईसाइकिल पे सफ़र किया, उसमें पाकिस्तान शामिल है और इंटरनेशनल यानी बैन अवी सफ़र भी शामिल हैं। उस सफ़र के दौरान, बाईसाइकिल के सफ़र के दौरान इन्होंने क्या कुछ सीखा, और हमने एक बहुत ही बुनियादी चीज़ जो आमिर शहजाद के साथ गुफ्तगू में हमें मालूम हुई कि एक तो ये कि इनको ये कोई शौक़ नहीं है कि पहले कौन फलां जगह गया तो मैं फलां जगह पहले पहुंच जाऊं। एक तो ये इस रेस से मुकम्मल तौर पे मुबर्रा हैं, ये एक अपना एक ज़ाती किस्म का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक ज़हनी सुकून के लिए या एक स्पिरिचुअल गेन के लिए, या इनके बिल्कुल इनके मकासद कुछ और होते हैं, एक जेन्युइन ट्रैवलर वाले मकासद हैं। दूसरा जो खूबसूरत चीज़ जो उनकी शख्सियत में थी कि ना सिर्फ ये कि इन्होंने उस रेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि इनका कोई यूट्यूब चैनल या वो भी नहीं है। 20,000 किलोमीटर्स
ये अब तक तो 500 एक साथ आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये कहते हैं कि मंजर और मेरे दरमियान में कैमरा हायल हो जाता है और मैं फिर हर मंजर को फ्रेम्स की नज़र से देखता हूँ और फिर वो मुझे वो वाला मज़ा नहीं आता जो कि एक 1-to-1 एक एक्सपीरियंस में आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल शख्सियत हैं और इन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला मैंने गुज़श्ता किस्त में आपको कहा था कि इन्होंने बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही गैर मामूली नक्शे बनाए हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलते और वो तमाम हाथ से बने हुए नक्शे हैं, उन पर भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। वेलकम। जो आपको बाईसाइकिल का ये जो सफ़र है, ये जो पहले आप बचपन में जो सोराब या इस तरह की हमारी बाईसाइकिल्स होती हैं वो चलाते रहे, जब आपने जो दूसरी साइकिल ली और आपने सोचा कि अब मैंने लंबा सफ़र करना, पहले आपका सफ़र लाहौर से कराची का था, जी जी, ठीक है, जब आपने करना था तो फिर आपको गेयर्स वाली आपने बाईसाइकिल ली? जी गेयर वाली ली, लेकिन गेयर कैसे लगाने ये मुझे काफ़ी सफ़र करके 10,000 किलोमीटर से बाद समझ आई। क्या वजह क्या थी? हाँ, वो मतलब मुझे पहले कभी तजर्बा नहीं हुआ। मैदान में तो जरूरत नहीं पड़ी। मैदान में ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर मैंने पहाड़ी इलाकों की तरफ जब रुख किया तब ज़रूरत पड़ी और फिर वो तब मैंने सीखा ऐसा कि वो कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब नहीं, अब तो मैं साइकिल मतलब और चढ़ाई से थोड़ा सा पहले जब साइकिल बाईसाइकिल में मोमेंटम एक बनाया होता है तो उसमें एक जो गियर शिफ्ट है वो बड़ी नॉर्मल हो जाती है, सुकून से हो जाती है। जब अब तनाव होता है चेन के अंदर तो उस वक्त फिर वो जरा, तो ये तमाम चीजें अब आपने जी अब मैं सीख गया हूँ। उसकी मैकेनिकल जो मामलात होते हैं, कभी को गियर खराब हो गया, कभी को ऐसा हुआ, तो इन तमाम चीज़ों पे भी आपकी टूल किट वगैरह साथ होती है? हाँ जी, अब मैं उस यानी वो तमाम चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, उनको ठीक किए, सारे काम मैं खुद कर लेता हूँ। और शबानो मैंने साइकिल का नाम रखा। शबानो तो शबानो और मेरा ना एक रूहानी कनेक्शन सा बन गया। हाँ ऐसे ही तो मतलब मुझे उससे बड़ा प्यार है, मैं उसकी यानी चूंकि वो मेरे सफ़र के साथी है तो मैं उसका ख्याल भी बहुत अच्छे तरीके से रखता हूँ। क्या बात है। पाकिस्तान में तो आपने बताया कि आपने डेरा गाजी खान, मियाँ वाली, पीर चरासी, ये अपना नीलम वैली, किलगित, हुंजा, स्कर्दू, फिर इधर से कराची और फिर आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान सारा आपने किया। बैनुल-अक़वामी सफ़र आपने पहला अफ़गानिस्तान का किया? अफ़गानिस्तान और फिर ईरान। अफ़गानिस्तान का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा रहा। उनके जो शहर हैं, यानी ये सफ़र शुरू हुआ था पेशावर से, तुरखम और जलालाबाद साइड से। तो जब मैं जलालाबाद तो पहुंचा तो मुझे लगा कि शायद मैं पेशावर में घूम रहा हूँ, तो बिल्कुल पेशावर जैसा था। वहाँ पे मतलब हैं तारीख़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाचा खान का मज़ार है, बाचा खान की भी एक हिस्ट्री है वो। उससे बाद फिर दुनिया का एक नवा मुश्किल तरीन रास्ता उसको कहते हैं माइपर। जलालाबाद से जब आप काबुल जाते हैं तो उस जो वो रास्ता है उसको माइपर बोलते हैं, 9वें मुश्किल तरीन रास्तों में है। लेकिन जिस तरह मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि ये मेरा कभी ये मकसद नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्ड ये कर लिया या वो कर लिया, बस मतलब मेरा रास्ता मैंने, हालांकि आपके पास 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी जी, अब वो बन गए या किसी ने रजिस्टर कर लिया, बस ठीक है। आपको उससे गरज नहीं थी? मुझे उससे कोई गरज नहीं। ठीक ठीक। अच्छा, वो पहले वैसे किसी के पास है ही नहीं, लेकिन मुझे इनसे है या नहीं है, मुझे इनसे फर्क नहीं। हाँ, दिलचस्पी नहीं। गजनी में मैं खास तौर पे एक तारीखी शहर है, वहाँ आया मैं बहुत। हरात वगैरह भी गए? हरात नहीं, हरात साइड पे मैंने, उस साइड पे नहीं गए जी, उस साइड पे। वो फिर रूट चेंज, वो फिर आप नॉर्थ की तरफ यानी अफगानिस्तान में उस साइड पे नहीं, आप फिर वापस कैसे आए? मैं चमन से। जी ओके। और ये बहुत लंबा, तो अफगानिस्तान जो है उसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि शायद आप जिक्र ना करना चाहें, बट किताबी शक्ल में आप कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको और मुसाफिर को आते हैं फिर बहुत चैलेंजेस। तो अच्छा, लेकिन ये बताइए कि ओवरऑल जो अफगानिस्तान की जो एक फील है, ये लैंडस्केप है या कल्चर है, ब्यूटी है, वो एक्सपीरियंस कैसा? अच्छा, जब ये जो आपने कहा कि जिक्र करना ना चाहें, जब आप सफ़र में होते हैं तो अल्लाह के वली भी मिलते हैं और वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि यार किसी को जानवर से भी तशबीह नहीं देनी चाहिए, वो तो जानवर वो बड़ी, लेकिन मतलब बुरे लोग भी मिलते हैं, तो हर तरह के लोग मिलते हैं। मेरा एक है कि मैं हमेशा, चूँकि मेरा पैगाम मोहब्बत है, अमन है, तो मैं पॉजिटिव चीज़ें शेयर करता हूँ। और वहाँ पे भी कुछ झीलें और ऐसी चीज़ें आपने देखी? नहीं, मेरा जो रूट था वो उस साइड पे नहीं था, लेकिन मेरी जो अभी मैंने रिसर्च की है तो मतलब बहुत कुछ वहाँ पे है। बहुत कमाल। दूसरा आपका जो था वो ईरान? जी, ईरान में कैसा एक्सपीरियंस? ईरान मेरा सफ़र शुरू हुआ था, मतलब मैं जंग से क्वेटा और क्वेटा से मैं ताफ्तान। जंग से आप पहले तो बहुत सफ़र है जो जंग से क्वेटा गया आप? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो मतलब वहाँ से ज़ैदान और मशहद मुक़द्दस तक मैंने साइकिल पे मैंने सफ़र किया और
ईरान जाके मुझे जो मैंने सीखा है वो मैंने पहले नहीं सीखा हुआ था। और ईरान के सफ़र के बारे में मैं उस पर भी 2-3 किताबें लिख सकता हूँ। सिर्फ ईरान का जो सफ़र है, मतलब मैंने ईरानियों की जो मेहमान नवाजी देखी, जो उनका रवैया है, जो मतलब मैं समझता हूँ कि ईरानी एक कौम है और बहुत कुछ है जो मतलब मेरे पास शेयर करने के लिए है। उस पर मैं लिख रहा हूँ मैं उसको। तो आमिर शहजाद, जब आप पस मंज़र में रहते हैं, आप मीडिया पे भी नहीं आते, चले शुक्रिया आपको खींच खाच के हम ले आए, लेकिन आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती जी। और आपकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं, मतलब आपके पास एक छोटा सा फार्म है, आप कह रहे थे कुछ जानवर आपने पाले हुए हैं। हाँ, ये जो जितना भी टूर होता है ये मैं सेल्फ पे करता हूँ। और मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने साल में यूँ समझे कि एक साल में एक जेब खर्ची बना के रखता हूँ कि भाई साल में 90 दिन मैंने टूर ही करना। और पर डे कितना सफ़र करते हैं? जब शुरू में मतलब सफ़र मैंने किया तो ऐसा टाइम भी रहा कि मैं लाहौर से चला था और खारियाँ जा रुका था, तो ये कोई 200 किलोमीटर के करीब बनता है। अच्छा, लेकिन फिर ऐसा एक लोग मुझे जानने लगे। हालांकि मैं मीडिया क्या सोशल मीडिया कोई चीज़ भी इस तरह इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर ऐसा कम हो गया क्योंकि लोग मिलते हैं, मोहब्बत देते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, मेरे सफ़र के बारे में पूछते हैं। फिर अगर उनको अब पता है कि ये इंटरनेशनल टूर भी कर चुका है तो उस मुल्क के बारे में पूछते हैं, वहाँ की सकाफत के बारे में पूछते हैं, मतलब फिर टाइम देना पड़ता है। तो एवरेज 180, 120 ज़्यादा से ज़्यादा ही इतना टाइम। और ये बहुत माइलेज है, मतलब कमाल है क्योंकि ये बहुत अच्छा सफ़र और बहुत कमाल है। तो बाईसाइकिल जो है, इस पे कभी किसी जगह पे ऐसा हुआ है कि बहुत आप थक गए हो, बहुत यानी बददिल हुए हो? नहीं, ये कोई ऐसी जगह नहीं। कभी बात दिल नहीं हुआ। मतलब सफर में तो बहुत सी रही है, सफर में कई दफा इतनी अजियत होती है, ये कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा फैसला गलत था। ये मेरी मोहब्बत है और मोहब्बत वाला फैसला कभी भी गलत नहीं होता। अच्छा, वो कभी फैसला गलत नहीं? हाँ, मोहब्बत से जो आप करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होता। जबरदस्त। नेक्स्ट जरा जल्दी से बता दीजिए कि नेक्स्ट आपका क्या प्रोग्राम है बाइसाइकिल? नेक्स्ट मेरा इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड साइकिल टूर का जो फेज 1 है वो उसका आगाज़ हो रहा है और वो 10 ममालिक पे मुश्तमिल है। यानी मैं यहाँ से अरब साइड जो है वो वहाँ जाऊँगा और जो सेंट्रल एशियाई ममालिक है वो विज़िट करूँगा। और लेकिन इस बार इंशाल्लाह जो लोगों को एक शिकायत है कि खुद ही देखते हैं नहीं लेके जाते हैं, इस बार मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगा। सही है जी, पूरी कोशिश करूँगा। नहीं, ज़बरदस्त है। तो ये आपका फेज़ 1 वर्ल्ड टूर का ये होगा, बहुत कमाल, हमारा आपके लिए बहुत नेक तमन्ना है। थोड़ा सा मैप्स दिखा दीजिए वो आपने बनाए। ये जो मैप्स हैं नाज़रीन, ये वो हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिले। ये ऐसी जगहें जो इन्होंने एक्सप्लोर की, ऐसी झीलें, ऐसी खूबसूरत जगहें जो लोगों के इल्म में नहीं है, तो इन्होंने दोबारा से इस तरह के मैप्स बनाए। इनको पब्लिश करेंगे। और मैप अभी ये मैंने वैसे एक बनाया है। मैं इस मैप बनाने का मकसद ये है कि बहुत सी जगहें जो अनएक्सप्लोर है, सियाहों की नज़र से ओझल हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर तो बहुत सा यानी एक काम होने वाला है, बहुत से लोगों को इन जगहों का नहीं पता। तो अब मैं हर ज़िले का सर्वे कर रहा हूँ और उसमें जो नज़रों से ओझल चीज़ें हैं, इस हद तक भी है कि आबशार है फलां जगह पे। जी, आबशार है, कोई तारीखी जगह है। ठीक है, मतलब अभी ये आपके हाथ में नीलम वैली का मैप है। नीलम वैली का, और इंशाल्लाह नीलम वैली में बहुत सारे तकरीबन 70 से ज़्यादा झीलें नीलम वैली में। ये वो जगह हैं लेकिन बहुत से जो अक्सरियत है उनको सिर्फ रत्ती गली का पता है। हाँ, ये पतलियों का। अच्छा, लेकिन आपका ये भी बड़े हैरानकुन बात है, मुझे आप बता रहे थे गीजर में या मुख्तलिफ जगहों पे आप कोई नाला देखते हैं और नाले के साथ साथ चलना शुरू करते हैं, अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत से मैंने नालों पे 2-2 दिन सफर किया हुआ है और मतलब मैं ऐसी बहुत सी ऐसी झीलें मैंने देखी, शायद इंसानी कदम भी मैंने रखो, मतलब एक्जेक्टली ऐसा है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ये सुमर नाला है ना, सुमर नाला के अगर आप आगे जाएं और ऊपर करते 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 आप गूगल अर्थ से मैं कभी देखता हूँ तो इतनी झीलें हैं, मैं सोचता हूँ यार यहाँ कभी कोई गया है या नहीं गया। और आप कभी सुमर नाला के भी अंदर ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन ऐसी जगह हैं ऑफ कोर्स जहाँ पे। जी, बिल्कुल। अभी मिसाल के तौर पे अभी दलनाटी नाला है ज़िला गिज़र में, उसमें बहुत सारी झीलें, तो मेरा इरादा है कि मैं हर ज़िले का जो है ना मैप अलग से मैप बनाए। अब ये डिफरेंट मुख्तलिफ मैप होगा, ये वो मैप होगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, और ये वही मैप है जो कि एक ट्रैवलर ने बेतहाशा पैदल, बाईसाइकिल पे तो एक जगह पे गया रोड के हद तक, इसके अलावा पैदल चल के वो जो दरियाफ्तें की उनको एक मैप की शक्ल दी है। इट्स अमेजिंग। ये सारे मुख्तलिफ इजला के जो मैप्स हैं ये वो हैं। वाह वाह वाह। हाँ भाई,
बात यह है कि आप एक बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत इंसान है। बहुत शुक्रिया। और ये जो खूबसूरती है आप दो सूरतों से बांट सकते हैं उसको। एक अपना आपका ज़ाती एक्सपीरियंस होता है, वो आप कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा इंसान बना रही है, एक तस्सुबात से निकाल रही है, तो ये तो आपकी ज़ात की तश्कील तो हो रही है और ये भी बहुत बड़ा एक चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप थोड़ा सा फैलाएंगे। आज के एक्सप्रेसो से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।